एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगी आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को लेके। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करोगे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और आप बिलीव करो, मिनिमम एफर्ट से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा इस चैप्टर के लिए। ऐसे ही मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर में की स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जर फील्ड में ओके, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा वो ये सब चीज़ नहीं है, वो है यहाँ से दैट इज़ द दिस एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दिस वी कैन नॉट लीव, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, एडिटिविटी चार्ज भी क्वेश्चन आ सकता है। सिंपली सी बात है कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली हम ऐड कर देंगे उसको। वेक्टर का यूज़ नहीं करना, सिंपली ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है ना, हमारे पास +1 +2 -3 +4 -5 चार्ज है, तो सिंपली ऐड करके कितना चार्ज देगा बॉडी में -1। दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, चार्ज कंजर्व रहता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज एक सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ओके, तो पूरे सिस्टम का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसके बाद आई थिंक दिस इज, अभी जो दो टॉपिक बताया उनसे चांसेस तो रहेंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आ चुके हैं क्वेश्चंस। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, ये है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई। सिंपल सी मतलब है इसका, सिंपल सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज। सबसे छोटा चार्ज क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना सबसे छोटा चार्ज है, बेसिक चार्ज है। ओके, तो कोई भी चार्ज होगा ना, कोई भी चार्ज इसी इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, तो उसमें या तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या 20 होंगे, 30 होंगे, 31 होंगे, 32 होंगे, नंबर होगा कोई, और वो इंटीजर होगा, पॉइंट में नहीं होगा, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसको एग की तरह देखो। या तो आप खरीदने जा रहे हो एग, 5 एग, 6 एग, 7 एग, 8 एग, 5.3 नहीं हो सकता ना, जितने आपके टोटल एग्स है। एक ट्रे में कितने एग हो सकते हैं, तो वो जो नंबर है वो इंटीजर है, तो एन ही लिखेंगे, एन इंटीजर है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और क्वांटाइजेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है। माइक्रोस्कोप में क्या हमें पता है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उसका मतलब नहीं बनेगा माइक्रोस्कोप लेवल पे। ठीक है, तब हम कंटिन्यूसली मान लेंगे। ओके, तो ये मैंने बताया। ठीक है दोस्त, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली बात है, यहाँ कूलम लॉ की बात ना हो। ठीक है, सब कुछ स्टार्ट कूलम लॉ से होता है। ठीक है, अपने में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे तो बिल्कुल अगर इस पर ही सब कुछ डिपेंड है। तो कूलम लॉ आपको पता है कि दो चार्जेस, पॉइंट चार्जेस है, गलती ये मत करना, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो पॉइंट चार्जेस है ना पॉइंट चार्जेस, उसका उस पे जो फोर्स लग रहा है, दो पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड है। ठीक है, पॉइंट चार्जेस मतलब जिनका डायमेंशन क्या हो एज कम्पेयर टू देयर बिट डिस्टेंस, वो बहुत कम हो। ओके, सो ये पॉइंट चार्जेस जो है, इसमें इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, वेदर इट इज अट्रैक्ट, देखो सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव होगा, ऑपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मैग्नीट्यूड के। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड के, है ना। यहाँ पर लिखा है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, मतलब जितना ज़रा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, स्क्वायर टाइम फोर्स कम होता रहेगा। इसके अलावा भी एक चीज़ और है, और ये आई थिंक कूलम लॉ के अंदर भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है ये कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, और वो क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्सिलॉन नॉट से क्वेश्चन रिलेटिव परमिटिविटी है ना, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट दिस इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, जो स्पेस है वो कितना क्या कर रहा है, वो जो स्पेस है, जो जैसे चार्ज हमने रखा वैक्यूम में रखा है, ये चार्ज हमने वैक्यूम में रखे हैं, तो जो
बीच में वैक्यूम है ना, ये फोर्स को कितना रोक रहा है, ठीक है। अगर आगे चल के देखें इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना स्टॉप कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, परमिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके ओके, सो नाउ इसमें तो यार 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखना कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9.9 इंटू 10⁹ और यूनिट हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से ही, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये वैल्यू है। ऐसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रख सकते हो, 8 पॉइंट वैसे दी रही है वैल्यूज़, ठीक है, पेपर में दे रहे, क्वेश्चन पेपर में दी रहती है, ठीक है। -12 फिर से यहाँ से आ जाएगा हाँ, तो जो जिससे कैलकुलेट करते हैं एप्सिलॉन नॉट की उसे यहाँ भेजेंगे तो दिस विल बी कूलम स्क्वायर, ठीक है। कूलम स्क्वायर के बाद दिस विल बी पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर न्यूटन है ना, एक ही आएगा सिंगल पावर, वो तो आप कर सकते हो उसमें यूनिट यहाँ से, ओके। और ये चीज़ है इसमें, इसके बाद और इसके आगे भी एक चीज़ है, वो क्या है, ये देखो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, वो क्या होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बोला वैक्यूम ना फोर्स को रिड्यूस कर रहा है, कुछ कितना रिड्यूस कर रहा है, तो वो ये फैक्टर है 1/4 पाई ये एप्सिलॉन फैक्टर है, ये इतने टाइम रिड्यूस कर रहा है वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, इतना रिड्यूस कर रहा है, ओके। अब मैंने कुछ और ले लिया, वाटर ले लिया, तो वाटर में रख दिया ना इन चार्जेस को, सेम चार्ज से सेम डिस्टेंस पे, तो हम देखते हैं जो फोर्स है और रिड्यूस हो जाएगा, कितना रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कितना रिड्यूस हो जाएगा, उसी एक नंबर रिड्यूस टाइम से, देखो स्पेस से इतना रिड्यूस हो रहा था, स्पेस क्या कर रहा था, इतना रिड्यूस कर रहा था फोर्स को, वैक्यूम। वाटर क्या कर रहा है, इससे 81 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है फोर्स को, कितना रिड्यूस कर रहा है वाटर, 81 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है। तो वाटर की जो परमिटिविटी होगी इतनी होगी ना 81 टाइम्स वैक्यूम के, वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी 81 टाइम्स ऑफ वैक्यूम के, और इस 81 को ही क्या बोलते हैं हम एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, और ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आया, कितने टाइम्स है, जो मीडियम की परमिटिविटी है वो कितने टाइम्स है वैक्यूम की परमिटिविटी से, है ना। हमें परमिटिविटी वैक्यूम दी रहेगी तो हम उसके टाइम्स लिखेंगे ना उसको, और इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गए, 3 एक्चुअली, कूलम लॉ, उस कूलम लॉ के अंदर भी ये एप्सिलॉन लॉ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, और तीसरी चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पिन पॉइंट करोगे वेक्टर का, बिल्कुल आपको देखो ऐसे तो डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर का, बट जब आप न्यूमेरिकल करोगे बिना वेक्टर की समझ के तो कर ही नहीं सकते, और जिसने ऑब्वियसली बात है हाँ 11 के नॉलेज बिल्कुल काम आएगी, वेक्टर जिसको 11 का क्लियर है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बिना डायरेक्शन के प्रॉब्लम होगी आपको, तो डायरेक्शन की आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि देखो ना पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने बोला, तो डायरेक्शन क्या होगी, दिस विल बी दिस साइड रिपेल करेगा, ये भी साइड, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पर आएगा फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी है, जैसे कि फोर्स इनके लाइन ऑफ इनके द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स पे एक्ट करता है, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स बोलेंगे फिर इसको, ऐसे फोर्स जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर है करते दो बॉडीज के, तो सेंट्रल फोर्स है, और ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, प्रूव कर सकते हैं इसको, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है। थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं न्यूटन के, ओके। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट भी बताओ चल रहा कंपैरिजन इसमें, देखो फिर मैंने बोला तो पढ़ना तो पड़ेगा, बट फिर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता चलूँ, रिपीट करता रहूँगा तब कि आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। और ये मैं पूरी एनालिसिस के बाद आई हैव गुड अमाउंट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ओके, और बीके बोर्ड कॉपी चेकिंग का भी एक्सपीरियंस, तो उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे ही, ओके, कहाँ जाने प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट, इसके बाद दिस इज सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ओके, सुपरपोजिशन चार्जेस। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो मल्टीपल चैप्टर्स में आते हैं, ठीक है, वेव्स में भी आ जाएगा, ऑप्टिक्स में भी आएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक इसमें, और जब आप क्या करते देखो क्या होता है चीज़ है, क्वेश्चंस में यूज़ होती है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। ऐसे भी याद रखना डेफिनेशन तो सिंपल सी है, और ये कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, तो क्या होगा इसमें
इसको मैं बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड नहीं बोलूँगा, बट फिर भी आ सकता है। ओके, तो इसमें क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट है, तो नेट चार्ज किसी भी पॉइंट पे कितना होगा। अगर एक से ज़्यादा किसी भी चार्ज पे, देखो ये 1 2 3 4 प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो पहली बात, इसका जो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है ना, पहला वाला दूसरे पे, दूसरा वाला पहले पे, और तीसरा वाला पहले पे, ये दोनों दूसरे के प्रेजेंस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा समझो इसको, जैसे कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ओके, किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर, या फिर आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, ओके, और टीचर आपको पढ़ा रहा है, ओके। सो एक और स्टूडेंट आता है, ठीक है, एक और कोई आता है, और वो आने की वजह से आपका फोकस नहीं जाता। आप जैसे अटेंशन पे कर रहे थे वैसे अटेंशन पे करते रहते हो, मतलब कुछ चेंज नहीं आया आपके अटेंशन में। वैसे ही ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था, अब ये चार्ज लेके आए, तो इसके आने से ये फोर्स नहीं चेंज हो गया, उतना ही फोर्स लगाता रहेगा ये। और ऐसे ये भी है, इसके प्रेजेंस से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और जो टोटल नेट फोर्स होगा ना, इस पर कितना लगेगा, दोनों की वजह से लगेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, उसका हम वेक्टर सम करके कर देंगे। तो ये ईजिएस्ट वे में बता दिया मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डेफिनेशन यही है इसकी, ठीक है। इफ़ देयर आर अ नंबर ऑफ चार्जेस एंड देन द नेट फोर्स on one charge will be the sum of all the of the forces बिटवीन द टू इंडिविजुअल चार्जेस। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उनका सम होगा, एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस डू नॉट अफेक्ट द इंडिविजुअल फोर्स, ओके। तो ये हम फिर हम समेशन कर देंगे, ओके। इसके बाद ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, ये यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, वेक्टर सम करेंगे इसमें, तो वेक्टर की नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक देखो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली पूछ ले ऐसा तो नहीं चांसेस है, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये चैप्टर, और देखो इसको ना, इस चैप्टर को आप जो क्लास 12 का फर्स्ट बुक की बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट बुक में अगर आप बोलते हो कि मैं पहला चैप्टर नहीं पढ़ता, तो मुझे नहीं लगता कि आप रट के नंबर ला सकते हो, प्रोबेबली, बट समझ के तो और नंबर आएंगे भी कम या नहीं आएंगे। बट पहले चैप्टर को स्किप करना, मतलब एक सीरीज में है पूरा ये, कि मतलब पहले चैप्टर को समझो तभी दूसरा समझ में आएगा, फिर तीसरा समझ में। पहले चैप्टर को छोड़ दोगे आगे का समझ ही नहीं आ सकता वो चीज़ें, ठीक है। तो पढ़ लो ना फिर, है ना, इसको भी पढ़ लो, ओके। इसलिए नहीं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बता ही रहा हूँ मैं कि आप फोकस किस पे करना है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, लेकिन वही बात है ना, मार्क्स तो उसके आएंगे जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो देखो इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली एक पॉइंट रीजन है जहाँ पर देखो ना एक चार्ज है, इसके अराउंड जो मैंने एक और दूसरा चार्ज लेके रखा है यहाँ पर, मैं क्या देख रहा हूँ, इस पर फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है एक, और इसको अगर चार्ज को यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा है। तो वो स्पेस में वो रीजन जहाँ पर इस चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इसके देखो इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, बट क्या है फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, टेस्ट चार्ज वगैरह की बात आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ये फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये डायरेक्शन वगैरह के लिए बहुत इलेक्ट्रिक डायरेक्शन भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में बता ही दूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ज है, ओके। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, और फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर, ओके। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल में ही जा रहा हूँ इसको। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से ना, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैं क्या करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वो निकालूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है,
वो निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इस पॉइंट पे बेसिकली फोर्स कितना है, इस पॉइंट पे फोर्स कितना है इस चार्ज की वजह से। अब फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा मुझे बताओ। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कौन करेगा, जिसके पास खुद चार्ज होगा वही तो एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, एक रोबोट हमारे इमोशन समझ सकता है? नहीं समझ सकता, क्योंकि हम में इमोशन है, रोबोट में नहीं है। एक ह्यूमन भी हमारे इमोशन समझ सकता है, क्योंकि हम में भी इमोशन है, उसमें भी इमोशन है। सेम चीज़ यहाँ पर, इसके पास भी चार्ज है, फोर्स कौन एक्सपीरियंस, इसके जिसके पास भी चार्ज होगा वही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तभी हमें फोर्स इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मिलेगी उस पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर इसकी खुद की भी बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, इसका खुद का भी बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, तो ये इसको नहीं रिपेल कर देगा, इसको पोजीशन से हटा देगा ये। हमें तो बस चाहिए था कि इस चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे, बहुत कम फोर्स मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, टेंस टू जीरो, उसको टेस्ट चार्ज बोला है, और उसको हम जनरली पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो सिंपली क्या कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स को, जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस चार्ज की उस पॉइंट पे कितना फोर्स कूलम लॉ से निकाल सकते हैं वो, और चार टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। जो भी चार्ज है चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, यूनिट चार्ज का निकल जाएगा, एक का चार्ज का निकल जाएगा। यूनिट चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सबसे छोटा चार्ज तो यही है ना, सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके, और या फिर ये वन, इतना ही हम पॉजिटिव में मान लेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं इसको, एक कन्वेंशन है। ठीक है, हर जगह पॉजिटिव किया जाता है। ठीक है, ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा। और इसमें रिलेशन विद पॉइंट चार्ज के ना, आप देखो इसमें तो ये मैं एक चीज़ बता रहा था यहाँ पर, इससे देखो एक चीज़ आएगी इस फॉर्मूले से, क्यू नॉट को उधर भेज दूँ तो फोर्स क्या आ जाएगा, चार्ज इंटू, अरे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप बोले ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये है। देखो क्या है इसमें, अगर पॉजिटिव है ना चार्ज, तो क्या होगा, एक चार्ज को मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, एक चार्ज को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, पॉजिटिव चार्ज को, कितना फोर्स लगेगा इस पर, तो कितना लग गया, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। दो चीज़ पता चल रही है, मैग्नीट्यूड कितना लगेगा फोर्स का, क्यू ई, और डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कहाँ होगा, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, मतलब चार्ज पे फोर्स लगेगा। लेकिन अगर क्या होता, अगर फोर्स ये होता, चार्ज नेगेटिव होता, तब क्या होता, तब हम देखते हैं कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। उस केस में क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ क्या आ रहा है, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, ये वेक्टर्स है, माइनस क्या बता रहा है कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा। इलेक्ट्रॉन को रखेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ोगे देखो कैसे रिलेट हो रही चीज़ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रॉन पे। तो ये था इम्पोर्टेंट, यहाँ से ये रिलेशन मैंने बता दिया। ओके, अब इसमें भी ये ना पूरा डिफाइन किया है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स तो है, मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट और मेन ऊपर से बता रहा हूँ। ओके, डिटेल में देखना है तो मैंने सब पे एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन बनाया, आप वो वीडियो को चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से। ठीक है, इसके बाद ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके सुपरपोजिशन पे इसमें भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ ये देखो अगेन इम्पोर्टेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में समराइज कर दूंगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उससे कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो मैं समझ बता ही दूंगा आपको कि क्या होगी। ओके, फील्ड ऑफ, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो हम ना रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फेराडे ने किया था रिप्रेजेंटेशन, मतलब विजुलाइज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे आप मैग्नेटिक, अगर आपने क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो बिल्कुल वैसी है कुछ, मतलब आइडिया तो वैसे ही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ईजिली समझ में आता है। अब जब आप देख रहे हो एरोज को भी देखो, जहाँ पर ये पास है ना इसके, तब एरो बड़े साइज बड़ा है, दूर होते में साइज छोटा हो रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड बता रहा है। वेक्टर की फिर से वेक्टर का ही नॉलेज है पूरा। वेक्टर को क्या करते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड ज़्यादा दिखाना है तो लेंथ बड़ी रखेंगे, कम दिखाना है तो मैग्नीट्यूड कम रखेंगे उसके प्रोपोर्शन में, और डायरेक्शन तो बता ही रहा है।
ठीक है। तो पॉजिटिव वो बनाने को आ सकता है, ये बिल्कुल आता है बोर्ड में कि बनाओ इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से बनाओ, एक डायपोल की वजह से करना है और उसकी वजह से पॉजिटिव। और ये तो डायग्राम दिख ही रहा है, पॉजिटिव की वजह बाहर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी कुछ ऐसे, मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक लाइन, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ आ रही होगी ये। ठीक है, डाईपोल होगा तो कुछ ऐसा होगा, डाईपोल होगा तो फिर से मैंने बोला पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये ऐसे। ये डाईपोल का बनाने को आता है। अभी डाईपोल क्या होता है भी बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए वैसे। डाईपोल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये देखो, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई देखो यहाँ पर। ठीक है, ये मिस्टेक क्या हुई बता सकते हो, यहाँ का एरो ना इधर आना था, नेगेटिव चार्ज की तरफ होता ना, मैंने बोला यहाँ पर एरो इधर आना था। तो डायपोल की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक हो सकती है ऐसे। देखो यहाँ पर रिपल्शन आएगा, इसलिए इसको थोड़ा क्लियर जगह बताता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये देखो इस चीज़ ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, एंड दिस इज लाइक दिस एंड दिस। अब डायरेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्शन बता रहा हूँ बिल्कुल। ओके, तो ये इस तरह से। ओके, एंड यहाँ से स्ट्रेट होने लग जाएगा, इधर की तरफ भी बेंड हो रहा है। तो देख रहे हो अब यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक लाइन्स एक दूसरे को रिपेल कैसे कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे अगर कोई चार्ज रख दोगे ना आप, पॉइंट चार्ज, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन, उसमें तो क्या हो रहा था, इसमें तो एक दूसरे पे दूर ही कहीं पर भी मिल ही नहीं रहे, रिपेल कर रहे हैं, इससे रिपल्शन होगा। पहले जब डायपोल में केस में क्या हो रहा है, डायपोल वाले केस में दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रखे, एक लाइन बीच में भी आ रही है, एक स्ट्रेच स्प्रिंग की तरह बनेगी जो खींचेगी इसको। ठीक है, ओके, इसके बाद इसमें तो ये देखो यहाँ पर मैंने इतनी मेहनत करी, यहाँ पर बना हुआ था ये। ओके ओके नाउ, और ये इलेक्ट्रिक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करके प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज आर इम्पोर्टेंट। दे डू नॉट मीट, कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म हो जाएगी। कंपेयर करके पढ़ोगे ना मैग्नेटिक लाइन से तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो डायग्राम बनाने को आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन की क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर रही होती तो, और देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो हमें डायरेक्शन पता करनी है, जैसे इस पॉइंट पे पता करनी है, जैसे इस पॉइंट पे, तो क्या बना दो या टेंजेंट बना दो, तो डायरेक्शन मिल जाएगी। और टेंजेंट की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इस तरफ, तो ये मिल जाएगी डायरेक्शन। अब अगर इंटरसेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक लाइन तो क्या होगा, उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक लाइंस की और इलेक्ट्रिक फोर्स की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कंपास रख दो यहाँ पर, कंपास सॉरी वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर एक चार्ज रख दोगे यहाँ, तो चार्ज क्या इधर जाएगा इधर जाएगा, दोनों तरफ तो नहीं जा सकता ना, एक टाइम पे दो जगह कैसे जा सकता है चार्ज, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ फ्लक्स, वाओ, फ्लक्स यू नो, अगर इसमें मैं बोलूँ ना, जैसे कि मैं बोल रहा था एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्टेंशन ऑफ चार्ज, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या, गॉसेस लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ क्या है, उसके लिए ना आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गॉसेस लॉ ना दे ऐसा भी हो सकता है, बट गॉसेस लॉ इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप अगर इस चैप्टर में एक ही चीज़ पढ़नी है ना, आपको गॉसेस लॉ पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ोगे तो सारे आप, लेकिन बता रहा हूँ। ओके, तो गॉसेस लॉ पढ़ोगे, अब गॉसेस लॉ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए, और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। तो फ्लक्स क्या है बेसिकली, फ्लक्स क्या है देखो, जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक लाइन्स आ रही है इस एरिया से ना, इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है नॉर्मली, इस एरिया से किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है नॉर्मली, उसको फ्लक्स बोलेंगे। मतलब जो भी हमारी क्वांटिटी है ना, किसी एरिया से कितना उसमें से पास हो रही है। जैसे कि वाटर होता है, यहाँ वाटर कितना पास होता है सरफेस से, अब इस पर भी फर्क पड़ेगा कि कितने एंगल्स पे रखा है उसको। ओके, जैसे कि अगर मैंने एक प्लेट को ना ऐसा तिरछा इस तरह से रख दिया और वाटर से फ्लो करा, इसके अंदर से कितना वाटर फ्लो करेगा, कुछ भी नहीं फ्लो करेगा। मान के चलो कि वाटर बस सीधे ही बहेगा, ऐसे नहीं जाएगा, तो कुछ भी नहीं फ्लो करेगा। ओके,
वैसे ही अगर ये सीधा ही रहे तो ठीक है। अब आप मुझे बहुत सारी सोच सकते हो कि पास तो होगा ही होगा, नहीं, अगर वो बिल्कुल सीधा रहेगा ना, मूव नहीं करेगा, तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि और स्ट्रीम अगर ऐसी है तो ओके, तो फ्लक्स नहीं होगा इससे पास। तो कि अगर लेकिन अगर ऐसे कर दें तो बिल्कुल बहुत सारा पानी पास होगा इससे। तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है इस एरिया के। उसी के लिए हमने क्या है, तो उसी के लिए हमने एक चीज़ बोलते हैं कॉस थीटा आ जाता है, मतलब कॉम्पोनेंट ले लेंगे किसका, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लो। अब एक चीज़ और बतानी है यहाँ पर, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, बेसिकली एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है दैट इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया। एरिया में पता है स्केलर क्वांटिटी अभी तक पढ़ता है, अब नहीं बोलते स्केलर, अब बोलेंगे वेक्टर है। क्या कर दो, उसके सरफेस से नॉर्मल बनाओ, उसके सरफेस से क्या बनाओ, एक नॉर्मल बनाओ, ठीक है। यूनिट वेक्टर, देखो ना हम क्या करते हैं, डायरेक्शन किससे बताते हैं, यूनिट वेक्टर से बताते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की बात करें, नॉर्मल टू द सरफेस की बात करनी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे है, कुछ कितना एंगल है, थीटा एंगल पे। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा फ्लक्स। ओके, दिस इज द फ्लक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, या तो एरिया का कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में, तो किस लिए कॉस थीटा पढ़ा है हमने, ओके। या फिर एरिया वेक्टर कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ले लो, दोनों से ही आ जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है फ्लक्स, ओके। और इसकी यूनिट वगैरह देखो, फिर से एक चीज़ तो आपको मैं पूरे चैप्टर्स के लिए बता दूं, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ आप पढ़ोगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और कोई फ्लक्स पढ़ो, एक क्वेश्चन आप कहीं से भी आ सकता है वो कि उनका यूनिट बता दो, ऐसा यूनिट, या फिर उल्टा गैस करने को बोलेगा कि एक इसकी ऐसा यूनिट है, या फिर डायमेंशन बता दो। तो ये तो मतलब अब मैं हर वीडियोस में बताऊंगा भी जब वो क्वांटिटी आएगी, बट आपको ये समझना ही पड़ेगा यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, यूनिट या फिर डायमेंशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो न्यूटन पर कूलम, देखो फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज, तो क्या गया, न्यूटन पर कूलम, ओके। और इसके बाद इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, तो दिस इज mlt-2। चार्ज की क्या है, चार्ज को लिख सकते हैं, देखो करंट हमारी बेसिक यूनिट ऑफ बेसिक डायमेंशन है, बेसिक यूनिट है, ओके, बेसिक यूनिट है। और एम्पियर बेसिक, बेसिक क्वांटिटी करंट है, बेसिक यूनिट एम्पियर है। तो उसको चार्ज को नहीं लिख सकते हम करंट इनटू टाइम, बिकॉज करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, इसलिए चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। तो दिस इज 80, तो यहाँ से बन गई डायमेंशन, ठीक है। तो mlt-3 A इनवर्स, तो बना सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको बेसिक पता ना, फोर्स की पता है, मतलब 11th क्लास का काम अपने ठीक से किया, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ फ्लक्स की भी बात कर रहा था, फ्लक्स की, तो फ्लक्स क्या है, ई ए, ठीक है, ई ए। और देखो फिर से इसको हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं, मैंने कॉस की डायमेंशन नहीं होगी एंगल की, तो यहाँ ई की अभी डायमेंशन मैंने आपको बताई, ठीक है। एरिया की क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। फोर्स को फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स वाली लिखेंगे तो mlt-2, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या है, जिससे 4 तो 80, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये ml³ T-3 A इनवर्स, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इतनी इजीली हम बना सकते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा। और यूनिट भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी, ओके। इसके बाद डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है टू चार्जेस, स्मॉल चार्ज होंगे और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, डाइपोल होगा। अब इसमें एक चीज़ आएगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझना ज़रूरी है, डाइपोल मोमेंट की। पहले फॉर्मूला देख लो, P से रिप्रेजेंट करते हैं Q और 12, ठीक है। डिस्टेंस को हम यहाँ पर एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, जो कि कहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ओके। होता क्या डाइपोल मोमेंट,
अगर ना क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ उसको, आगे से भी ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक चार्ज को डाइपोल को रख दिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा तो इस पे फोर्स लगेगा, है ना। अभी आगे पढ़ना है उसको, टॉपिक को ही देख लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, उस टॉपिक को साथ ही समझ लेते हैं इसको। जो है फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। तो ये टॉपिक ये रहा ना, मैं यहीं पर बता सकता हूँ इसको। यस, यहाँ पर है। तो देखो अगर एक चार डाइपोल है, यहाँ एक डाइपोल है, तो इस पे क्या होगा ना, इस पे इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दे रखी है इसमें, ठीक है। तो इस और ये किसी एंगल पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल पे रखा है डाइपोल। डाइपोल कैसे रखा थीटा एंगल पे, मैंने बताया था आपको, -q से +q की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, ओके। सो अब डाइपोल मोमेंट का एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड से वो थीटा है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, इस पे तो ये जो +q चार्ज है उस पर कहाँ फोर्स लगेगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कहाँ फोर्स लगेगा, क्यों ही फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर बता रखा है, मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इस पे कहाँ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ देखा मैंने, एप्लीकेशन अभी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डायरेक्शन का है, उससे डायरेक्ट ऐसे ना पूछे क्वेश्चन, बट इसमें तो है। और ये अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ओके। सो इसमें क्या होगा, अब ये यहाँ पर फोर्स ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है, और सेम फोर्स है, कितना फोर्स है, क्यू ई। नेट फोर्स कितना बॉडी पे, डाइपोल पे 0, बट द लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है। तब क्या होगा, इसलिए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स, क्योंकि बॉडी पे तो सेम फोर्स लग रहा है ना, और सेम इक्वल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, नेट फोर्स 0, कोई नेट फोर्स नहीं होगा। सो देयर विल बी नो ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, इनका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का क्या है, डिफरेंट है, इसलिए सो देयर विल बी अ कपल, इसकी वजह से भी टॉर्क लगेगा, इसकी वजह से भी टॉर्क लगेगा। हमें पता है ना, जब जो फोर्स है, फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये पिवट पॉइंट की तरह एक्ट करेगा, सेंटर पॉइंट, यहाँ टॉर्क लग रहा है, यहाँ से टॉर्क लग रहा है, और कपल और टू इक्वल पैरेलल टॉर्क कंस्टिट्यूट अ कपल एंड एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, ओके। तो ये कपल एक्ट करेगा, ये घुमा देगा इसको, ठीक है, ये टॉर्क लगेगा ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर देगा, पूरी डेरिवेशन है इसकी, ठीक है। तो क्या है, बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है कि हमें पता है ना, टॉर्क का फॉर्मूला अगर देखें हम, या फिर मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला देखें, तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला मतलब दो टॉर्क की वजह से जो कपल है, हाँ, दिस इज इक्वल टू आइदर फोर्स, किसी भी फोर्स को ले लो, क्योंकि फोर्स तो दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे, इनके बीच में क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो वो आ जाएगा, जैसे इसमें थोड़ा अलग से बनाया डायग्राम, बट वो आ जाता है। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, जो डाइपोल का डिस्टेंस कितना है, 2l है, तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम प्रूव करते हैं थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल को ऐसे देखिए तो ये थीटा के इक्वल होगा, ओके। और इसमें ये क्या आ जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर ये थीटा ये आना चाहिए, ओके। तो ये थीटा आना चाहिए, ठीक है, ज्योमेट्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ओके। तो ये जो होगा ना, ये डिस्टेंस ये कितना होगा, 2a sin थीटा होगा, ये 2a sin थीटा होगा ये डिस्टेंस, ठीक है। ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर 2a sin थीटा होगा। तो इन दोनों फोर्स के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 2a sin थीटा। इसको किससे ए, इसमें एल बोल रहा था ना मैं भी, लेंथ इसमें ए माना है, और फोर्स कितना है, इंडिविजुअल फोर्स क्यू ई है, और आपको पता है क्यू इंटू 2a क्या था, ये तो डाइपोल मोमेंट था, तो क्या आ गया, पी ई साइन थीटा, ये लग रहा है मोमेंट ऑफ कपल, इसमें टॉर्क लिख दिया उसको, ये तो उसको मोमेंट ऑफ कपल कितना लग रहा है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क और कपल को बहुत एक
एक दूसरे के प्लेस में यूज़ किया है। टॉर्क बेसिकली एक फोर्स की वजह से जो मोमेंट होता है उसको बोलते हैं। ओके, और अगर दो टॉर्क लग रहे हैं बॉडी में तो और पैरेलल है, ठीक है, डिफरेंट और पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल है, तब वो कपल कंसिडर करते हैं। तो कपल बोलना ज़्यादा बेटर था, बुक में ये मेंशन करा होता है, ठीक है। तो टॉर्क की बोल मैं टावर लिख देता हूँ उसको, दिस इज, अब ये यूज़ किया जाता है ना। तो मोमेंट दिस इज पी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में आपका पी क्रॉस सी वेक्टर है, अगेन ये है ना, क्रॉस प्रोडक्ट अपने क्लास में पढ़ा है। मतलब टॉर्क की डायरेक्शन इन दोनों के जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। राइट हैंड थंब रूल से, सॉरी राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्या करो, पी पहले है ना, पी पहले है, तो पी को डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखो, राइट हैंड की फिंगर को, और अब पी से ई जाना है, पी से पी क्रॉस ई था ना, पी से ई की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल कर लो। आई होप कि आप कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिंगर को कर्ल कर लो, तो थंब की डायरेक्शन आपको क्या दे देगी, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है आपका, वो दे देगी आपको टॉर्क की डायरेक्शन। राइट हैंड रूल से हमने निकाल लिया, डायरेक्शन बता रही है। अब इसमें देखो मैंने बताया ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सो दिस इज किस केस में जीरो होगा डाइपोल, तो साइन जीरो कब होता है, जीरो पे होता है। तो अगर जो थीटा एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से ना अलाइन कर दिया, अगर हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन कर दिया, सपोज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी थी, डाइपोल को ऐसे अलाइन कर दिया, तो कोई टॉर्क नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो ध्यान रखना, ऐसे जनरली बुक में हम हॉरिजॉन्टली देते हैं, इसमें वर्टिकली दिया है, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके बाद जो डाइपोल है वो इधर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये है और डाइपोल इधर है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो 90 डिग्री पे आ गया। तब यहाँ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसा देखो, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात मैं बताता चलूँ आपको। कई बार क्या होता है, आपको पता होता है वो क्वेश्चन क्या है, मतलब आपने वो डेरिवेशन पढ़ी है, वो कंसेप्ट पढ़ा है, बट एक वर्ड ऐसा आ जाएगा एग्ज़ाम में। देखो एक एग्ज़ाम क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं हट के बताऊँगा इससे। एग्ज़ाम इज नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट द प्रेशर, हाउ मच। उस प्रेशर में, जब एग्ज़ाम का प्रेशर है, बोर्ड का प्रेशर, तो कहीं ना कहीं हम पैनिक कर जाते हैं। तो कुछ वर्ड्स है, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हम बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे, बट कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे यहाँ पर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया। अब जिस बच्चे ने ये वर्ड नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, बट यही है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर टॉर्क भी नहीं लग रहा कोई 90 डिग्री पे, सॉरी 0 डिग्री पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, जबकि 90 डिग्री पे लग रहा है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आगे देखेंगे, तीसरा जो पार्ट है। अब इसको रिलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, जो अगला चैप्टर है, तब वहाँ समझ में आएगा अनस्टेबल स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस क्यू, और अगर ऑपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ऐसी थी ना, हमने क्या डाइपोल को रख दिया, ऐसे रख दिया, कैसे, यहाँ पर नेगेटिव इधर रख दिया, पॉजिटिव इधर, ये रहा डाइपोल डायरेक्शन। तो अब ये ना 180 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और 180 डिग्री बनाएगा तो इसमें जो टॉर्क होगा अगेन जीरो होता है, साइन जीरो, साइन 180 तो जीरो होगा। लेकिन इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ोगे इसको, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है वो ये आता है कुछ, तब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे वहाँ पर ये, यहाँ पर क्या जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वो अगला चैप्टर में जब बताऊँगा मैं, तो वहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होनी चाहिए ना, तभी तो स्टेबल बनता है। ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ा होगा पिछले क्लास में। तो यहाँ पर मैक्सिमम +2 ही आ जाती है वो, ठीक है। वो तो अगले चैप्टर में देखेंगे, अभी इसकी बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको डाइपोल मोमेंट को समझा रहा था एक्चुअली आपको। डाइपोल मोमेंट क्या है बेसिकली, तो देखो अब दो डाइपोल है हमारे पास, एक, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे रख दिया। 90 डिग्री पे रखूँगा तो मैक्सिमम लगेगा, है ना, हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करते हैं, ठीक है। दोनों को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, एक ज़्यादा रोटेट कर रहा है, एक कम रोटेट कर रहा है। तो ज़्यादा रोटेट कर रहा है मतलब उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है,
बात समझ में आई? स्ट्रेंथ बता रहा है बेसिकली डाइपोल मोमेंट, डाइपोल की कितना रोटेट करेगा वो, जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ओके, और ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली चार्ज और लेंथ पे, तभी इसका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? चार्ज इंटू लेंथ, ठीक है, आइदर चार्ज इंटू लेंथ। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं, क्योंकि पीछे के टॉपिक हम स्किप करके आए थे, ठीक है। सो नाउ डाइपोल, इसके बाद डाइपोल में देखो बहुत जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है, मैंने स्टार्ट तो इस तरह से किया था कि मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, बट मतलब मेन बता दूंगा, लेकिन कहाँ मैं एक्सप्रेशन में चला गया और 40 मिनट्स हो गए। तो डाइपोल में देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक है, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, है ना। अब देखो एनसीईआरटी से कुछ चीज़ें डेरिवेशन थोड़ी टफ लग सकती है आपको, ठीक है, बट मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक ये डाइपोल है। ओके, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा था, डाइपोल है, और डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पे निकालना है यार, इक्वेटोरियल आ गया, पहले एक्सियल की बात करनी थी, और ये एक्सियल भी ऊपर है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये डाइपोल दिख रहा, डाइपोल आपको, ये रहा डाइपोल, नहीं है वो डाइपोल, ये है डाइपोल, सॉरी। अब इसमें ना देखो एनसीईआरटी और दूसरी बुक से देखोगे ना आप, तो इसमें बहुत सारी चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिया गया है, इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो बेटर ये सजेस्ट करूँगा, जो ये पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मतलब आप पूरा दूसरी बुक से अच्छे से पढ़ के आइए, कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आइए, फिर इसको पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, ना तो ये थोड़ा आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। इट्स माई ओन ओपिनियन, हो सकता है आपको ना ऐसा लगे, बट मुझे ऐसा लगता है। ओके, तब Q माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, और इसकी वजह से देखो क्या होगा, ये डाइपोल है और हमें ना इस पॉइंट पे निकालना है। ये देखो ना, इसके एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा, ये तो डाइपोल मोमेंट की एक्सिस पे तो लाई कर रहा है पॉइंट, पी पॉइंट। इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोल देते, इस तरह से भी आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ये एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। ओके, सो नाउ माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे कितना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। तो एक टॉपिक वहाँ पर स्किप हो गया, ठीक है, अब मैं इतना कुछ बता रहा हूँ एक साथ इसलिए हो गया, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा था, बट इसमें मैंने बस ये बताया अपॉन क्यू, पॉइंट चार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है तो बताना ही भूल गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट टू, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन ना बने, बट देखो इसमें तो यूज़ हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दो चार्ज की वजह से कूलम फोर्स, ये आपको पता है ना, तो दिस इज Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज की वजह से, वैसे बहुत वेग तरीके से लिख रहा हूँ, बट सिंपली क्या कर दो, सपोज जो दूसरा जो टेस्ट चार्ज है वो Q2 है, इसको Q2 से डिवाइड कर दो ना फोर्स को, क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करूँगा तो क्या होगा, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, नेगेटिव चार्ज है तो हाँ नेगेटिव चार्ज तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ठीक, जैसे फोर्स की बात हमने की थी। तो पॉइंट चार्ज की उस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या है, उस पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस है, उस पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस है आर, और Q तो चार्ज है ही हमारे पॉइंट चार्ज का, ठीक है। तो ये है। अब इसमें तो क्या देखो, सिंपल से स्ट्रेटजी बताता हूँ, आप थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो एक बार समझ में आ गया ना तो इतना हार्ड ही नहीं लगता, मतलब यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स है ना। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आई मीन इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, कितनी होगी अभी हमने बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें आर जो है डिस्टेंस जो अलग अलग होगा, वो डिस्टेंस को समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाओ, दोनों की वजह से नेट फील्ड क्या होगी, इनका वेक्टर सम होगी। ओके, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव की वजह से इधर है। डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस ना
इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस कितना है, पूरा है आर, पूरा है आर, तो ये आ जाएगा। और ये इतना है ए, इतना है ए, तो कितना है डिस्टेंस, तो आर प्लस है ना। सोच के बताओ, क्योंकि आर ना हम इसको नहीं बोल रहे पूरे को, आर बोल रहे हैं इसके मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है इस पॉइंट का। बात समझ रहे हो, ध्यान से सोचो, समझ में आ जाएगा। आर है और ये ए है, सो दिस इज आर प्लस ए। ओके, इसका एयरपोर्ट डिस्टेंस है। जबकि इसकी बात करूं तो ये कितना है, ये आर ये है, ये ए है, सो ये है, सो दिस इज आर माइनस ए। ओके, दिस इज आर माइनस ए एंड सो दिस डिस्टेंस को ये ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली करा है क्या, देखो इंडिविजुअल क्या है पहले ना, ये मैंने बताया ना क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए, माइनस वाले के लिए आर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पी वेक्टर लिखने का मतलब ये देखो, ये पूरा वेक्टर में लिखा है, तो डायरेक्टली कोई से पढ़ रहा है तो उसको डिफिकल्टी होगी, लेकिन आपको पता है जिसने पढ़ चुके हो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, हमें पता है। देखो पी जो है यूनिट वेक्टर, या वेक्टर नहीं लगा यूनिट वेक्टर, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे तो फॉर्मूला ही गड़बड़ हो जाएगा। ये वेक्टर यहाँ पर मेरे पीडीएफ में मिसिंग है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से पढ़ने पे समझ में आती है। ठीक है, तो पी फॉर्मूले का नहीं है, वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसको नहीं भी लगाओगे तो मैग्नीट्यूड आएगा बस। ठीक है, डायरेक्शन के लिए किया उसने कि पी यूनिट वेक्टर है, यहाँ डाइपोल मोमेंट से नहीं है मतलब इसका। ओके है ना, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा है, ये तो बात है, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें माइनस भी लगा दिया। अब देखो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से कहाँ होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, इधर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑपोजिट होगी, ये आ रही है इधर, है ना ऑपोजिट। ठीक है, और पॉजिटिव वाले की कहाँ होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से इधर है, सेम है, ये आ गया। इनको ऐड कर दो वेक्टर, क्योंकि हमने ऑब्वियसली इनको वेक्टर के साथ लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो ऐड कर देंगे, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फील्ड, इनका सम आ जाएगा, इनका सम आ गया। अब यहाँ पर ही थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि किस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, तो उनके एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद चलो मैं अब इस डिटेल में चला गया ना, तो एक काम करेंगे फिर इसको 2 पार्ट में करेंगे या 3 पार्ट में, जैसा भी होगा, मतलब मुझे नहीं लगता मैं सारे टॉपिक एक ही वीडियो में पूरा कवर करा पाऊंगा। फिर आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो आर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और उसको देखो क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए को लिख सकते हैं आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर प्लस ए, आर सब मल्टीप्लाई में, एलसीएम की बात कर रहा हूँ अभी बस में। तो आर माइनस ए आर प्लस ए क्या होगा, इसको देखो आपको पता है आर माइनस ए आर प्लस ए क्या, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर बी होगा, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो क्या है नीचे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में। ओके, और फिर ऊपर एलसीएम लेके तो आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा ऊपर क्या आएगा। अब मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, आप कर दो उसको, खोल दो स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2QR माइनस आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और देखो माइनस पूरा ऐसे ब्रैकेट में है, फिर माइनस 2QR, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4QR रह जाएगा, वही रह गया है, या फिर 4Q, यस 4Q नहीं, मैं क्यों लिख रहा था, सो तो ए था ना, सॉरी ये ए था, मैंने गलती से क्यू की जगह ए की जगह क्यू कर दिया, ए था वो। ठीक है, जहाँ भी क्यू है उससे कंफ्यूज मत होना, ए था वो पूरा नीचे ना, ये क्यू तो बाहर है ना, उसकी तो बात नहीं करनी। तो ये आ गया एक्सप्रेशन हमारा। ठीक है, इसमें एक चीज़ थोड़ा समझना कि इसमें किसको पहले लिखना वो भी इम्पोर्टेंट है। देखो मुझे बताओ किसका कौन पास है, ये चार्ज पॉइंट से पास है या फिर ये चार्ज से पास है, तो ये चार्ज पास है, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, पास वाली की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉइंट की वजह से आर स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड
कम होगी इस जो डिस्टेंस पे जा रहा है, इसलिए हम पहले इसको लिख रहे हैं, ठीक है, पहले इसको ले पॉजिटिव वाले को, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है, अदरवाइज क्या होगा, हम बड़ी क्वांटिटी में तो छोटी क्वांटिटी तो हम ऐसे, अगर हम देखें तो हम क्या करें, सब्ट्रैक्शन पे तो आ गए हम, तो बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी माइनस करेंगे, ओके, इसलिए। और अगर एक यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करते हैं हम कि जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ इन डाइपोल मोमेंट के जो डाइपोल का डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच में डिस्टेंस उससे बहुत ज़्यादा है, तो ये को क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरो मान सकते हैं, ठीक है, ज़ीरो मान सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर और ऊपर से आर कट जाएगा, तो ये है फॉर्मूला जो याद रखना है आपको, क्या है, दिस इज 4QA, ठीक है, 4QA अपॉन 4πε0r³। अब इसको क्यों लिखा है ऐसा नहीं पता मुझे, बट ऐसे लिखना चाहिए इसको, जो याद रखते हैं हम, क्योंकि Q2 और A या फिर Q इंटू 2A या Q इंटू 2L जो था वो क्या था, डाइपोल मोमेंट था, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2P, ठीक है, 4πε0r³, ये मैग्नीट्यूड है, एक्सियल पॉइंट में इतना मैग्नीट्यूड आएगा फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला, वेक्टर में ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इक्वेटोरियल के लिए भी कर लेते हैं, ओके, तो वह लास्ट टॉपिक होगा इक्वेटोरियल का, बाकी ये बात इसको कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो टॉपिक रह गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इक्वेटोरियल में क्या आएगा, देखो सेम इसमें थोड़ा सा और काम करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें ये देखो, इस इक्वेटोरियल मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट लाई करेगा ना, वो इक्वेटोरियल पॉइंट है, वो जो ना दोनों चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे, ठीक है, ये 2A है यहाँ, और यहाँ पर ये जो है R है, R देखो क्या है, मिड पॉइंट से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है R है, ठीक है, और ये A है, ये 2A, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये तो डेरिवेशन थोड़ी सी समझने के लिए मतलब मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही इसमें, थीटा, यहाँ थीटा, अब ये क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज इक्वल टू एक ट्राइंगल की परपेंडिकुलर ये है क्योंकि थीटा की ऑपोजिट है, और एक उसका बेस ये है ए, तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा, आप बोलोगे r² प्लस a² की पावर 1/2, पाई क्या लगाया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी इतना ही होगा, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी, ये हमें पता है, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, क्योंकि इस लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर पे एक्ट करता है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से इधर है, ठीक है। तो नेट फोर्स कहाँ आएगा, नेट फोर्स कैसे आए यहाँ, क्योंकि इसके कॉम्पोनेंट बना देंगे, इसके क्या करें, इसको रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में, एक कॉस थीटा कंपोनेंट में, ठीक है, देखो थीटा जो आएगा ना, थीटा यहाँ आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, इसका भी कॉस थीटा, ई प्लस क्यू का भी कॉस थीटा, और ई माइनस क्यू का भी कॉस थीटा, और इधर भी साइन थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा वाले कैंसिल हो गए, अलग से डायग्राम बनाया उसका नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है, तो इधर वाले कैंसिल हो गए, बस इधर वाले रह गए हैं, ओके, इधर वाले रह गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, क्यों सेम है, देखो इन दोनों का चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि इक्वेटोरियल डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी, कितनी होगी, ये इतनी होगी, इतनी कितनी, Q 1/4πε0 Q अपॉन r², r क्या होगा इसमें, जो डिस्टेंस है ना, मैंने अभी बताया आपको, ये डिस्टेंस कितना है, r² प्लस a² का भी 1/2, इसका भी स्क्वायर करना है तो 1/2 हट जाएगा, इसलिए आया ये, दोनों में देखो सेम है ये, तो क्या कर दो, किसी का भी कॉस कॉम्पोनेंट, कॉस थीटा ले लो किसी का भी, है ना, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर एक को ले लेता हूँ, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि ऐड करेंगे इनको, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, 2 आ गया, और कॉस थीटा लेना पड़ेगा, कॉस थीटा कितना है मैंने बताया आपको, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का बेस है, दिस इज द बेस ए अपॉन ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा भी लेंगे अगर तो ऐसे 2 है यहाँ, कॉस थीटा को क्या लेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा, दिस इज ए अपॉन r² प्लस a² का 1/2, तो ये r² प्लस a² तो एक पावर पहले से थी 1/2 थी, तो 3/2 आ जाएगा, r² प्लस a² की पावर
3/2 आ गया। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर पूरा मैंने डायरेक्टली कर दिया था, ये cos थीटा लिया, देखो ये आ गया। फिर से इसमें ऊपर बन रहा है 2pa, तो 2pa मैंने बताया p होता है डायपोल मोमेंट, तो ये आ गया p अपॉन में 4πε0 r स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2। और फिर से स्मॉल डायपोल के लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, लार्ज डिस्टेंस के लिए दिस इज, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 कितना होगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई। अब देखो एक चीज़ और है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये आएगा तो क्योंकि साइन वाले कैंसिल हो गए तो इधर की तरफ है, डायपोल की डायरेक्शन इधर है, उससे ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आ रहा है वहाँ। इसलिए क्या आ रहा है, इसलिए वहाँ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर, ये रहा, बिल्कुल ठीक है, ये माइनस आ रहा है, फाइनल रिजल्ट ये रहा। ठीक है, ओके, सो आई होप कि, और ये देखो एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 1/r स्क्वायर टाइम वेरी करती है स्क्वायर। लेकिन डायपोल की वजह से कैसे फॉल वेरी करती है, 1/r³ टाइम्स, बहुत स्टीपली वेरी करेगी, ग्राफ आ सकता है इसका। ठीक है, तो स्टीप आ जाएगा स्लोप। ठीक है, 1/r, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपके कुछ भी फीडबैक होता है वीडियो में देंगे। कंप्लीट नहीं हुआ है ये चैप्टर, ठीक है, कि लंबी वीडियो हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ, रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी के लिए मैंने बताया था आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो अभी डिस्कस किया, इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, क्वांटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ओके, क्वांटाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बोला, गॉस थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आना चाहिए। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड कूलम लॉ इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसे शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।